पंजाब पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, गिरोह को पकड़कर कारों की दिया जब्त, हथियारों की वैधता की हो रही जांच। कॉलेजियम का क्या चीफ जस्टिस ने बचाव दिया, चंद्रचूड़ ने कहा कॉलेजियम सिस्टम अच्छा नहीं, लेकिन मैंने जो विकसित किया वो सिस्टम अच्छा है। तालिबानी राज में 50% अफगानी पत्रकारों ने गंवाई नौकरी, लगभग आधे मीडिया आउटलेट हुए बंद। बारिश से सुहाना मौसम, नदी हवा सिलसिला भी जारी, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। वो करते हैं खबरों का। खालिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया और उसकी 2 कारों को जब्त करने के साथ ही उसके गनरों को भी पकड़ा है। उनके हथियारों की वैधता की जांच की जा रही है। जालंधर पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल के मुताबिक अमृतपाल सिंह को जल्द ही गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। देखिए, अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जबकि कई अन्य खालिस्तान समर्थकों को हिरासत में लिया जा चुका है। अमृतपाल सिंह सहित कई अन्य फरार बताए जा रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। वारिस पंजाब देश संगठन के मुखिया अमृतपाल कुछ साथियों के साथ भाग निकला है। इसी बीच पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। माहौल बिगाड़ने की आशंका में पंजाब में रविवार दोपहर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो आपको बता दें, अमृतसर, फाजिलका, मोगा, बठिंडा और मुक्तसर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू करने के साथ ही भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लगती पंजाब की सीमा को सील कर दिया गया है। अमृतपाल अजनाला थाने पर पुलिस पर हुए हमले में आरोपी अमृतपाल है। तो गनरों को पकड़कर कारों को जब्त किया गया है। इसके बाद अमृतपाल की तलाश तेज कर दी गई है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। उसकी 2 कारों को जब्त कर लिया गया है और उसके जो गनर हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। हथियारों की वैधता की जांच की जा रही है। जालंधर पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल का कहना है कि अमृतपाल को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब पुलिस के जवान उसे गिरफ्तार करने में जुटे हुए हैं। जब तक 78 लोगों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जबकि कई अन्य खालिस्तान समर्थकों को हिरासत में लिया गया। अमृतपाल सिंह सहित कई अन्य फरार बताए जा रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। वारिस पंजाब संगठन के मुखिया अमृतपाल कुछ साथियों के साथ भाग निकला है। उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है। इस बीच पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। अमृतपाल और उसके साथियों की तरफ से, उसके गुर्गों की तरफ से। इसी के चलते पंजाब में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अमृतसर, फाजिलका, मुक्तसर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर 144 धाराएं लगाई गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम सिस्टम का बचाव किया है। उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कहा है कि कोई भी सिस्टम सबसे बेहतर नहीं है, लेकिन जो हमने विकसित किया है वो अच्छा है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम इस वजह से तैयार किया गया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक मुख्य मूल्य है और न्यायपालिका के स्वतंत्र बने रहने के लिए बाहरी प्रभावों से बचना होगा। साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये सिस्टम में योग्यता ही एक प्रमुख पैमाना है जो वरिष्ठता के साथ क्षेत्रीय और हाईकोर्ट में व्यापक
प्रतिनिधित्व के लिए लिंग हाशिए पर रखे गए समुदायों और अल्पसंख्यकों को शामिल करने पर विचार करता है। उन्होंने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी होना चाहिए, जिससे लोगों में न्यायपालिका के काम पर भरोसा बढ़ सके। चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलने वाली लंबी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन छुट्टियों पर कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जज एक साल में 200 दिनों तक कोर्ट का काम करते हैं, जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में 80 दिन है। ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट में भी 100 दिन कम है। ब्रिटेन और सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट में 145 दिन काम होता है। तो बता दें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक प्रमुख उन्मूलन डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बताई है। उन्होंने कहा कि विकसित किया सिस्टम अच्छा है। कोलेजियम सिस्टम पर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी सिस्टम अच्छा नहीं होता, लेकिन जो हमने सिस्टम विकसित किया है वो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। साथ ही उन्होंने छुट्टियों पर सुप्रीम कोर्ट की कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जज एक साल में 200 दिनों तक कोर्ट का काम करते हैं। अमेरिका में यही 80 दिन है और ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट में 100 दिन से भी कम है। ब्रिटेन और सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट में कुल 145 दिन काम होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आपसी मतभेद सुलझाकर एक होने की सलाह दी है। खुर्शीद ने कहा कि मेरी तो सलाह ये है कि आप लोग अच्छे रहो, साथ रहो तो हम लोग बच जाएंगे। हम जहां कुछ नहीं कर पाए वहां एक संदेश जाएगा कि जहां हमारे किले हैं वे मजबूत हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हमारे किले मजबूत रहेंगे तो उसका असर यूपी में भी पड़ेगा। तो आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान दिया है और बयान देते हुए उन्होंने कहा कि पायलट और गहलोत को अब मतभेद सुलझा देना चाहिए। साथ ही खुर्शीद ने कहा कि अगर मैं गहलोत की जगह होता तो मैं आज की नहीं मैं सोचता कि कल हमारा अच्छा होगा। तो पायलट और गहलोत को मतभेद सुलझाने की सलाह सलमान खुर्शीद ने दे दी है। उन्होंने कहा कि अच्छे से रहो दोनों नेता और आगे की सोचो। पायलट और गहलोत को मतभेद सुलझाने की सलाह उन्होंने दे दी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सलमान खुर्शीद जयपुर पहुंचे थे, जहां पर जयपुर में उन्होंने बातचीत मीडिया से की है। इसी दौरान उन्होंने ये बातें की हैं और मतभेद सुलझाने की बात उन्होंने की है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मेरी तो ये सलाह है कि आप लोग अच्छे से रहो, साथ रहो तो हम लोग बच जाएंगे। हम जहाँ कुछ नहीं कर पाए हैं वहाँ पर भी एक संदेश जाएगा कि हमारे किले हैं वे मजबूत हैं, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो, हमारे किले मजबूत रहेंगे तो उसका असर यूपी में भी पड़ेगा। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। इसके लिए मध्य प्रदेश में भी काफ़ी मजबूत नेता कांग्रेस के माने जाते हैं। तो मतभेद सुलझाने की राजस्थान में जिस तरीके से कला चल रही है उसमें दौरान सलमान खुर्शीद ने सलाह दे दी है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आपसी मतभेद सुलझाकर एक हो जाना चाहिए। सचिन पायलट जी का अपना स्थान है और मैं सचिन पायलट जी की जगह होता तो मेरे मन में ये विश्वास होता कि आने वाला कल है हमारा, तो आज की चिंता क्यों करें जब कल हमारा आने वाला है। सलाह ये है कि आप इकट्ठे हो जाओ, हम बच जाएंगे। आप लोग अच्छे रहो, साथ रहो, हम लोग बच जाएंगे। हम जहां पर कुछ नहीं कर पाए हैं बहुत दिन से, वहां पर भी एक संदेश जाएगा कि जहां हमारे किले हैं वो हमारे किले मजबूत हैं। हमारे किले मजबूत अगर राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तो कहीं ना कहीं तो उत्तर प्रदेश में भी उसका असर पड़ेगा। अब हम में से किसी को बीच में बैठ के बात करानी होगी। वो ऐसा होता है ना, कभी कभी जैसे वो सास बहू की लड़ाई होती है और सास कहती है उसको बोल दो कि मैं नहीं बात कर रही हूँ, तो बात तो चलती रहती है, लेकिन लगता ये है कि बात नहीं हो रही है। तो बात करने के तरीके होते हैं, कभी किसी और के थ्रू, कभी किसी और के थ्रू। सचिन पायलट जी का अपना स्थान है और
उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के साथ संघर्ष समिति की देर रात भी बातचीत हुई है। शनिवार रात हुई बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला। इसके बाद आज भी हड़ताल जारी रहने की बात की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आज एक बार फिर से बातचीत होगी। हड़ताल को लेकर संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे समेत 22 पदाधिकारियों पर एफआईआर हुई है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के साथ शनिवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही, जहां पर आज एक बार फिर से बैठक होगी और बातचीत आज की जाने वाली है। तीसरे दिन भी हड़ताल लगातार जारी है। ऊर्जा मंत्री के साथ बातचीत की जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। इसी बीच सांकेतिक हड़ताल जारी रहेगी। 22 पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के मामले में शैलेंद्र दुबे ने कहा कि मुझे पता है मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए, लेकिन यह आंदोलन नहीं रुकेगा, हड़ताल जारी रहेगी। जबकि बातचीत पर जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कल फिर बातचीत हो सकती है, यानी कि आज एक बार फिर से बातचीत होगी। बातचीत से इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। आज तीसरा दिन हड़ताल का है और ये दूसरे दिन बातचीत हुई थी। हड़ताल को शनिवार को जब जल निगम का भी समर्थन मिला तो हौसला और भी ज्यादा बढ़ा। जल संस्थान कर्मचारी महासंघ की ओर से पत्र जारी किया गया और कहा गया कि हम ऊर्जा मंत्री से अपील करते हैं कि कर्मचारी की जायज मांगों को पूरा करते हुए हड़ताल को समाप्त करने का कष्ट करें। साथ ही यूपी जल संस्थान कर्मचारी महासंघ इस हड़ताल का समर्थन करेगा। तो बता दें कि बातचीत से भी रास्ता नहीं निकला। एक बार फिर से बातचीत की जाने की बात कही जा रही है। आपको बताते चले कि बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं और तीसरा दिन आज हड़ताल का है। शनिवार रात को दोनों के बीच बातचीत हुई है। बातचीत से कोई भी रास्ता नहीं निकला। बताया यही जा रहा है उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के साथ संघर्ष समिति की शनिवार रात को बातचीत हुई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल सका। देश भर के कई राज्यों में बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है। इसका असर आज सुबह भी देखने को मिला। हल्की ठंड के साथ हवा चलने का सिलसिला जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाली बेमौसम बारिश कहा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लिए येलो अलर्ट और पूर्वोत्तर हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 20 मार्च तक देश के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जारी रहने वाली है। कई इलाकों में ये बारिश मुसीबत बनकर सामने बरसी है। गुजरात के राजकोट में पानी में फंसे बच्चों को ट्रैक्टर के सहारे निकाला गया। तो वहीं ग्वालियर में ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश और ओले पड़ने से भारी नुकसान हुआ। गुरुग्राम में बारिश के साथ ओले पड़े। हरियाणा के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। यूपी के बुलंदशहर में भी बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। एमपी के मंदसौर में भी मौसम अपना कहर बरपा रहा है। यहाँ ओले गिरने से खड़ी फसल चौपट हो गई है। गेहूं, चना और अफीम की फसल को नुकसान पहुंचाया है। यूपी के ललितपुर में भी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के रुड़की में बारिश से एक मकान की छत गिर गई। इस हादसे में मकान के अंदर बैठा एक शख्स घायल हुआ है। तो बता दें कि देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिला है। हालांकि बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है, ठंडक मौसम में आ गई है, लेकिन इस दौरान काफ़ी परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाली बेमौसम बारिश कहा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों के लिए येलो अलर्ट और पूर्वोत्तर हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 20 मार्च तक देश के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना रहने वाली है। कई इलाकों में ये बारिश मुसीबत बनकर बरसी है। गुजरात के राजकोट में पानी में फंसे एक बच्चे को ट्रैक्टर के सहारे बाहर निकाला गया। तो वहीं ग्वालियर में ओले से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मुंबई समेत
महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश और ओले पड़े हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान देखने को मिला। गुरुग्राम में बारिश के साथ ओले देखने मिले। हरियाणा के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। यूपी के बुलंदशहर में बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिली। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश देखी गई। पाटन में तो इतनी जोरदार बारिश हुई कि कुछ हिस्सों में सड़कें पानी में डूब गई। पाटन में भारी बारिश और जलभराव से जूझते लोगों को एक वीडियो भी सामने आया है। आपको बताते चले कि भारी बारिश से जलभराव के कारण एक स्कूल में फंसे छात्रों को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन एक ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहा था। प्रशासन के लोग ट्रैक्टर लेकर उस स्कूल पहुंचे जहां बच्चे भारी बारिश में फंसे हुए थे। आपको बता दें कि जलभराव से परेशान लोग हो रहे हैं। ट्रैक्टर की मदद से छात्रों को बाहर निकाला गया है। एक स्कूल में छात्र फंसे हुए थे। इसी दौरान ट्रैक्टर लेकर वहां पर पहुंचे और मदद वहां पर बच्चों की है। झमाझम बारिश देखने को मिली है। गुजरात के कई हिस्सों में बारिश हुई है। पाटन में तो इतनी जोरदार बारिश देखने को मिली कि सड़कें पानी से भरी हुई नजर आई हैं। पाटन में भारी बारिश और जलभराव से लोग जूझ रहे हैं और एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि आप भी देख सकते हैं कि भारी बारिश से जलभराव के कारण एक स्कूल में फंसे हुए छात्रों को कैसे बाहर निकाला गया है। स्थानीय प्रशासन का एक ट्रैक्टर वहां पर दिखाई दे रहा है। इस ट्रैक्टर के जरिए बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला गया। स्कूल में बच्चे फंसे हुए थे और बच्चों को भारी बारिश के बीच निकाला गया। तो पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर लाहौर से इस्लामाबाद तक जमकर बवाल मचा हुआ है। तोशखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान का गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, रद्द हो गया है। आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद इमरान खान इस्लामाबाद कोर्ट से अपने लाहौर स्थित घर जमान पार्क लौट आए हैं। वो राजधानी के न्यायिक परिसर के सामने मौजूद रहे थे, लेकिन पीटीआई समर्थक और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर के बाहर से ही कार्रवाई को तत्काल खत्म किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अपने घर लौटने की अनुमति दे दी। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि हाजिरी से जुड़ी सारी प्रक्रिया की पूरी कर लेने के बाद ही इमरान खान को वापस जाने के आदेश दिए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कोर्ट को सूचित किया कि इमरान खान की उपस्थिति होने से संबंधित कागज खो गया है। जज ने पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई और कहा कि ये कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है और इसे बरामद किया जाना चाहिए। तो आपको बताते चले कि इमरान का गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया गया है। देर रात जवान पार्क इमरान खान लौटे हैं। तो बता दें कि तालिबानी राज अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान में कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। अफगानिस्तान के टेलो न्यूज़ राष्ट्रीय पत्रकार संघ का हवाला देकर जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि देश के तालिबानी राज आने के बाद से ही कई बदलाव देखने को मिले। इसमें एक बड़ा बदलाव ये है कि देश में 50% से अधिक पत्रकारों ने अपनी नौकरी खो दी है और लगभग आधे मीडिया आउटलेट बंद हो गए। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक वित्तीय संकट है। राष्ट्रीय पत्रकार दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। गौरतलब है कि देश में तालिबान की एंट्री के बाद से कई बदलाव देखने को मिले और कई विवादित फरमान भी जारी हुए। हाल ही में आई खबर के अनुसार देश के 2 प्रांतों में तालिबान ने गर्भ निरोधकों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सभी दवाई दुकानदारों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इसे पश्चिमी देशों की एक साजिश बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानी राज देखने को मिल रहा है और इसी के चलते जो है 50% से ज़्यादा पत्रकारों ने अपनी नौकरी खो दी है। राष्ट्रीय पत्रकार दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। 50% से ज़्यादा पत्रकारों की नौकरी जाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है और ANJU की ये रिपोर्ट है, इसमें खुलासा हुआ है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।